आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आपके साथ मैं हूँ प्रीति और प्रतिबिंब। जी हाँ प्रतिबिंब, हम देखें तो जिंदगी जीना बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है कई लोग, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ गलतियां करते हैं और फिर अपनी जिंदगी को मुश्किल बना लेते हैं। हर कोई जीवन में खुश रहना चाहता है, सकारात्मक होना चाहता है, ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होना चाहता है, समाज में सम्मान पाना सभी का लक्ष्य है। लेकिन इस बेहतर जीवन को और उसके आनंद को पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। लेकिन असली बात तो यह है कि अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त, अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा एक सुखी जीवन के लिए काफी है। बिल्कुल, लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी लोगों के साथ खुद की तुलना करने में लगा देते हैं और इस चक्कर में जिंदगी का असली स्वाद लेना भूल जाते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए जब भी कोई लक्ष्य निर्धारित करे तो उसे प्राप्त करने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश करें। और अंत में क्या होगा, इसकी चिंता किए बिना हमें प्रयास करना चाहिए। अपने लक्ष्य को पा लेने के बाद आप संतुष्टि और आनंद का अनुभव अवश्य करेंगे। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। आइए सबसे पहले देखते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबरें। संसद का शीतकालीन सत्र तय तारीख से एक दिन पहले समाप्त हुआ। दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए। लोकसभा में 82%, लेकिन राज्यसभा में सिर्फ 47% सत्र की उत्पादकता रही है। शीतकालीन सत्र के दौरान एक वित्त विधेयक को शामिल कर संसद से कुल 11 विधेयक पारित हुए। लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 1 विधेयक पेश हुआ। सभापति एम वेंकैया नायडू ने शीतकालीन सत्र के दौरान उच्च सदन की कार्य उत्पादकता को लेकर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि लगातार व्यवधान के कारण क्षमता के मुताबिक राज्यसभा नहीं चल पाई। उन्होंने सदस्यों से आत्म अवलोकन करने का आग्रह किया। सत्र समाप्ति से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी कि व्यवधान के कारण निचले सदन में 18 घंटे 48 मिनट का समय नष्ट हुआ। 2 दिसंबर को लोकसभा की उत्पादकता 204% रही। सत्र के दौरान 3 सदस्यों ने शपथ भी ली। 91 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के 563 मामलों को सदस्यों ने उठाया। कोविड-19 वैश्विक महामारी और जलवायु परिवर्तन के विषय पर भी अल्पकालिक चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने नियोजित तरीके से सदन में व्यवधान डालने पर असंतोष जताया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सदस्यों के विरोध दर्ज कराने के लिए आसन के समीप आना उचित नहीं है। ऐसी परंपरा नहीं होनी चाहिए। संसद के बाद अब बात कर लेते हैं देश भर की। केंद्र सरकार ने नारियल उत्पादकों को लेकर अहम फैसला लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नारियल पर एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में खोपरा नारियल की गिरी के लिए एमएसपी निर्धारित कर दी गई है। 2022 में नारियल का तेल निकालने के लिए मिलिंग खोपरा के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो लागत मूल्य से करीब 52% अधिक है, जो 2021 के मुकाबले 255 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है। वहीं बाल खोपरा के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित की गई है, जो लागत मूल्य से 58% अधिक है और 2021 के मुकाबले 400 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोच्चि में नौसेना के दक्षिणी कमान के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कमान मुख्यालय में सेना के संचालन प्रदर्शन का अवलोकन किया। प्रदर्शन के दौरान पनडुब्बी रोधी पोत, पनडुब्बी युद्ध हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों के नौसेना के प्रशिक्षण जहाजों, निगरानी विमानों, तेजी से हमला करने वाले विमानों और द्रुत निगरानी विमानों ने भाग लिया। राष्ट्रपति कोचिन शिपयार्ड में आईएनएस विक्रांत के प्रकोष्ठ को देखने गए थे। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत इसी शिपयार्ड में बनाया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के निर्माण में प्रेरणादायक वैज्ञानिकों की जन्म शताब्दी और राष्ट्रीय गणित दिवस पर भारतीय वैज्ञानिकों की साल भर चलने वाली जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने क्षेत्रीय भाषाओं में बेहतर विज्ञान संचार का आह्वान करते हुए विज्ञान को अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बनाने की अपील की। बालासोर में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण।
किया गया। कम दूरी की ये मिसाइल करीब 150 से 500 किलोमीटर तक प्रहार करने की ताकत रखती है। रिले की क्षमता अपने साथ 1000 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने की है। ये दूसरे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में ज्यादा घातक है। ये अपने हमले को सटीक निशाने के साथ साथ ध्वस्त करने में पूरी तरह कामयाब है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए नियम लागू किए गए हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न में किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इनमें जिलाधिकारियों को दिल्ली में उन क्षेत्रों की पहचान करने को भी कहा गया है जो कोविड-19 सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। डीडीएमए ने अपने आदेश में सभी जिलाधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट डीसीपी को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राजधानी में क्रिसमस या नए साल पर कोई जमावड़ा नहीं हो। और अब बड़ी खबरें देश के चारों कोनों से, राज्यों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज और 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गुंडों और माफियाओं के राज को प्रदेश से खत्म किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल में घनासाली विधानसभा क्षेत्र में कई परियोजनाओं की सौगात दी। इससे 3 करोड़ 38 लाख लागत की कुल 7 योजनाओं का लोकार्पण और 74 करोड़ 55 लाख लागत की 21 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 385 रहा। 2 दिन पहले ही केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों से पाबंदी हटाई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में आश्वासन दिया था कि पंचायत चुनाव बिना आरक्षण के नहीं होंगे, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर सरकार के कदम स्पष्ट नहीं हैं। बीजेपी ने मुंबई में विभिन्न मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध दर्ज कराया। पणजी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोवा में पार्टी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में वर्किंग कल्चर का बदलाव आ रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण आया है। कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने पणजी में संकल्प रथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण कानून में किए गए बदलाव के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुद्दा उठाया। विधायक किरण चौधरी ने यूपीए सरकार के समय बनाए गए कानून में संशोधन को पूरी तरह से किसान विरोधी बताया। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की अगुवाई में चुनाव आयोग का दल गोवा दौरे पर है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों की जानकारी पहुंचानी होगी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हड्डियां जमाने वाली ठंड पड़ने लगी है। राजधानी का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और हरियाणा पर भी हिमाचल में हुई बर्फबारी का असर दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। लखनऊ का न्यूनतम पारा 2 दिनों से 6 डिग्री के करीब पहुंच गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री के करीब है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। और राज्यों के बाद बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला म्यांमार की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। म्यांमार में आंग सान सू की की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट से
अपदस्थ होने के बाद से ये पहली उच्च स्तरीय कोई यात्रा है। विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला ने म्यांमार रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रतिनिधियों से को मेड इन इंडिया टीके की 10 लाख खुराक भी सौंपी, जो कोविड के खिलाफ उनकी लड़ाई में म्यांमार के लोगों की सहायता करेगा। यात्रा के दौरान विदेश सचिव राजकीय प्रशासनिक परिषद, राजनीतिक दलों और नागरिक संस्थाओं के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा में म्यांमार को मानवीय सहायता, सुरक्षा, भारत म्यांमार सीमा संबंधी मुद्दे और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा शामिल है। दुनिया भर के कई देशों में एक बार फिर कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच चीन के उत्तरी शहर शियान ने आज से सख्त लॉकडाउन लागू किया है। करीब 1.3 करोड़ लोगों को घर में रहने का आदेश दिया गया है। यात्रा पर भी सख्त नियंत्रण लागू कर दिया गया है। कई शहरों में कोरोना के मामले मिलने के बाद चीन हाई अलर्ट पर है। अफ्रीकी देश मेडागास्कर के एक द्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद यहां की सरकार के एक मंत्री अपनी जान बचाने के लिए 12 घंटे तक तैरते रहे। हेलीकॉप्टर सोमवार को हादसे का शिकार हो गया था। इसमें मंत्री समेत 2 लोग लापता हो गए थे। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए लगभग 12 घंटे तक तैरते रहे। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी गतिविधियों पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में दोपहर करीब 1 बजे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। साथ ही बनास डेयरी से जुड़े 1.7 लाख से अधिक दूध उत्पादकों के बैंक खातों में करीब 35 करोड़ रुपए का बोनस भी ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी के रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित दुग्ध उत्पादों की अनुरूपता आकलन योजना को समर्पित एक पोर्टल और एक लोगो भी लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में कई शहरी विकास परियोजनाओं और शिक्षा क्षेत्र में परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आज राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का वितरण करेंगे। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तिरुवनंतपुरम में पीएन पनिकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएन पनिकर केरल में पुस्तकालय नेटवर्क के पीछे एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुबह 10:30 बजे उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्ति, संसद सदस्य और आमंत्रित लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सीआरपीएफ के 52वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आज होनी है। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के दूसरे और चौथे चरण का आज लोकार्पण होगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट की आज शुरुआत होनी है। 5 जनवरी तक चलने वाले इस हुनर हाट में देश भर से 700 से ज्यादा दस्तकार, कारीगर, शिल्पकार और पारंपरिक पकवानों के दिग्गज उस्ताद भाग ले रहे हैं। एक खास खबर, भारतीय रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस और आकर्षक बनाने में लगी हुई है, और जिसका ताज़ा तरीन उदाहरण भी है बेंगलोर में स्थित यशवंतपुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन के बाहरी ढांचे का डिजाइन बेहद ही रचनात्मक है, जिसे बार बार देखते रहने का मन करता है। वहीं बाहरी परिसर में मौजूद खूबसूरत फूलों का गार्डन स्टेशन को और भी सुंदर बना रहा है। ब्रेक पे जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ।
एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है, मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 23 दिसंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 23 दिसंबर वर्ष 1899 में रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ। वे हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे भारत के एक महान विचारक, चिंतक, क्रांतिकारी साहित्यकार और पत्रकार थे। बेनीपुरी राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में शामिल रहे। वे वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में उन्होंने 8 वर्ष जेल में बिताए। उन्होंने कई समाचार पत्र निकाले जिनमें युवक समाचार पत्र शामिल है। 23 दिसंबर वर्ष 2001 से भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की। वे देश के ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने देश की संसद में किसानों के लिए आवाज बुलंद की। आज के दिन कृषि के प्रति लोगों को शिक्षित करने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार, समारोह और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। जी हां, आज के इतिहास की बात चल रही है तो प्रीति, हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास पर केंद्रित हमारा विशेष कार्यक्रम इतिहास भारतीय संस्कृति के सूत्र आज प्रसारित होता है। जी प्रतिबिंब, अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज रात 9 बजे प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में आज क्या खास बात होगी। भारतीय संस्कृति के सार गीता की आज इस कार्यक्रम में बात होनी है। हम सब जानते हैं कि गीता के ज्ञान का अमल करने से हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करती है। जी हाँ, इस कार्यक्रम के एंकर डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ आइए देखते हैं कि इस कड़ी की एक छोटी सी झलक की क्या कुछ है इस कार्यक्रम में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। I am standing at the spot where Yogeshwara Krishna recited the Bhagavad Gita and taught Dhanurdhara. You can see the tree behind me. भगवद गीता जब जिसने भावपूर्वक उसका अध्ययन किया तो अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं लगी। अनुवाद स्वतः अंदर से प्रस्फुटित होने लगता है। भगवद गीता का महात्म्य के बारे में हम जानेंगे, बातचीत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में। देखिए कार्यक्रम इतिहास आज रात 9 बजे सिर्फ संसद टीवी पे।
और आइए अब बात करते हैं आपकी और हमारी सेहत की। और आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सेपरेशन एंजाइटी की। सेपरेशन एंजाइटी बच्चे के विकास से जुड़ी अवस्था होती है। बचपन में माता पिता से अलग होने पर बच्चों को ये समस्या पैदा होती है। एक्सपर्ट से जानते हैं कैसे करें इस मानसिक समस्या का निपटारा। आज हम बात कर रहे हैं सेपरेशन एंजाइटी की। मेरे पास एक बिटिया आई 18 साल की, जो जा रही है अपनी हायर स्टडीज़ के लिए बाहर। वो विदेश जा रही है और वो बोली मुझे नहीं जाना, मैं कभी रही नहीं हूँ मम्मी पापा के बिना, मैं कैसे रहूँगी, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड जा रही हूँ, मैं कभी पहले भी नहीं गई हूँ, मुझे पता नहीं कि और कैसे बच्चे होंगे, मुझे कैसे ट्रीट करेंगे। तो मैंने माँ बाप को बात करी, उन्हें बताया कि बेहतर रहेगा अगर वो जाके उसको छोड़ के आएँ और थोड़े दिन उसको सेटल कर सकें। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि जब बच्चा घर पहली बार छोड़ता है तो उसे सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है। वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि पहली बार बाहर निकलता है। चाहे ज़रूरी नहीं है बच्चा विदेश जा रहा हो, कहीं बच्चे एक शहर से दूसरे शहर पढ़ने जाते हैं। मेरे पास एक और केस आया था उदय का, वो जा रहा था इंजीनियरिंग करने, पटियाला जा रहा था वो, और उसे था कि मैं कभी गया ही नहीं उस शहर में, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, कोई मेरा दोस्त बनेगा कि नहीं बनेगा, वहाँ पे एक डिसिप्लिन होगा, वहाँ पे एक टाइमिंग होगी, और वो मुझे उसका कायदा जो है वहाँ का कॉलेज का वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर बच्ची की आप सपोर्ट करें, उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, और अगर आप जाके उस कॉलेज में या उस संस्था में जाके उसको रूबरू करवाएं टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ, और एक बार अगर आप जाके उस कैंपस को देख लें बच्चे के साथ कि लाइब्रेरी कहाँ है, डाइनिंग एरिया कहाँ है, कहाँ पे आपकी क्लासेस हैं, कहाँ पे आपको रिक्रिएशन है, तो बच्चे के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसे लगता है कि ठीक है अब मैं सेटल हो रहा हूँ। तो ये सेपरेशन एंजाइटी बहुत कॉमन होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा आपका ज़िद कर रहा है या तंग कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है। सेपरेशन एंजाइटी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। ज़रूरी नहीं है जो बच्चे जा रहे हैं बोर्डिंग स्कूल उन्हीं के अंदर सेपरेशन एंजाइटी आए। सेपरेशन एंजाइटी तब भी हो सकती है कि जब आपका नया जॉब लगता है दूसरे शहर में, और फिर आप घबराते हैं कि वहाँ का कैसा वातावरण होगा, वहाँ के रेस्टोरेंट कैसे होंगे, वहाँ के आप कहाँ ड्राई क्लीनर के पास जाएंगे, कौन सा पार्लर आपको मिलेगा वहाँ पे जाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों से जहाँ आप यूज्ड टू होते हैं एक तरह की ज़िंदगी व्यतीत करना, और वहाँ से अपरूट करा जाए तो कई बार सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है। कई लड़कियों को सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है शादी के बाद, क्योंकि वो कभी अपनी फैमिली से दूर ही नहीं गई। तो ये अगर हम चीज़ें ध्यान रखें कि ये सेपरेशन एंजाइटी हो रही है, तो हम एक दूसरे की सपोर्ट कर पाएंगे और हेल्प कर पाएंगे। जी, ये हमारी आदतों पर भी निर्भर करता है। अगर हमें परिवार के साथ रहने की आदत हो गई है तो ऐसा कभी भी अवसर आता है कि परिवार से दूर रहना पड़ता है, तो इस तरीके की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है। बिल्कुल, तमाम ऐसे परिवार हैं जो ऐसा हम देखते हैं। कई बच्चे हैं जिनमें एक अलग से कॉन्फिडेंस होता है, वो नहीं डरते, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो हम एक तरह से देखते हैं जो माँ बाप से एक तरह से अलग होने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन तो माँ बाप को मुझे लगता है कि बचपन से ही कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर धीरे धीरे डालना चाहिए, ताकि वो आगे जब अपने करियर के लिए उनसे अलग हों तो इस तरह की किसी मानसिक अवस्था का दिक्कत का सामना उन्हें ना करना पड़े। जी, और अब नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद 9:30 बजे आप देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप, और 10 बजे लॉज दैट शेप्ड इंडिया। शाम के खास कार्यक्रमों की बात करें 7 बजे देखिए समसामयिक विषयों पर चर्चा पर आधारित मुद्दा आपका, और 7:30 बजे आप देख सकते हैं कमेटी रिपोर्ट। और रात 8 बजे आज की खबर, और 8:30 बजे संसद के शीतकालीन सत्र पर विशेष कार्यक्रम। रात 9 बजे आप देख सकते हैं इतिहास, आज बात होगी गीता भारतीय संस्कृति का सार। 9:30 बजे आप देखिए पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे ग्लोबल डिबेट। और अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। और प्रतिबिंब हम जानते हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है पूरे उत्तर भारत में, और इंसान ही क्या जानवर भी परेशान हैं। तो लखनऊ में जानवरों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए
जो जू है वहाँ पर हीटर लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, आप देखिए इसकी झलक और आज हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।